पार्टनरशिप डिसोल्यूशन, सुनना है लेक्चर बड़ा गौर से। पार्टनरशिप डिसोल्यूशन में क्या होता है कि पार्टनर की कोई भी ऐसी ह्यूज लॉस होने की वजह से, या दो पार्टनर हैं तो एक के बीमार होने की वजह से, या आउट ऑफ कंट्री आने की वजह से, या उसकी डेथ होने की वजह से पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। जब पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, उसको कैसे इसको खत्म करते हैं, उसका प्रोसीजर क्या होता है। तो पहली बात तो ये सुन लें कि सबसे पहले तो आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट जब आप बनाते हैं तो उससे ये बात क्लियर होती है कि आपको पूरे बिजनेस को सोल्ड आउट किया है, और उस बिजनेस को सोल्ड आउट करने के नतीजे में आपको कुछ प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, जो कि पार्टनर्स के कैपिटल में अल्टीमेटली ट्रांसफर कर दिया जाए। दूसरी चीज आप बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीसरी चीज आपको बनाना होती है बैंक अकाउंट। ये वो तीन चीजें हैं जो आपको डिसोल्यूशन में आपसे पूछी जाती हैं। ये मैं बात पहले भी कह चुका हूँ आप लोगों से कि ये चैप्टर पहले A2 में था, अब ये AS और A2 दोनों में मौजूद है। तो इसमें आपको अभी जो मैं बात समझा रहा हूँ, जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट गलतियां करते हैं इसमें, वो है रियलाइजेशन अकाउंट। इसको जरा गौर से सुनना, लेक्चर को काम आएगा। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने में आपको सबसे पहली जो चीज देखनी होती है वो ये होती है कि आपको क्वेश्चन में बताएगा कि ये जो पार्टनरशिप के जितने भी नॉन करंट एसेट्स हैं, और सुनना जरा, इस नॉन करंट एसेट्स में से हमने कुछ एसेट्स को सोल्ड आउट कर दिया है। मिसाल के तौर पर फर्नीचर जो है, एग्जाम्पल के तौर पर लिख रहा हूँ, फर्नीचर हमारा $10,000 का था और उसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन $2,000 का था, और आपने वो सोल्ड कर दिया $5,000 में। तीन फिगर हो गई। फर्नीचर की कॉस्ट हो गई 10,000, उसका डेप्रिसिएशन हो गया 2,000, और उसकी सेलिंग प्राइस हो गई 5,000। तो जितने भी नॉन करंट एसेट्स हैं, अगर उनको इस तरह सोल्ड आउट किया गया है तो हम उसको राइट ऑफ कैसे करेंगे अगेंस्ट रियलाइजेशन अकाउंट। आपको याद होगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में मैंने बताया था कि रिवैल्यूएट करते हैं तो डिफरेंस अमाउंट निकालते हैं, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट पे लिख देते हैं, लॉस होगा तो डेबिट पे लिख देते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है। आपने क्या करना है, अगर किसी को समझ में ना आए तो दोबारा पूछ लीजिएगा। आपने क्या करना है कि सबसे पहले डेबिट साइड पर आपने फर्नीचर का ओरिजिनल अमाउंट लिखना है, यानी कि जो भी नॉन करंट एसेट सोल्ड आउट किया गया है उसका ओरिजिनल अमाउंट आपने कॉस्ट प्राइस डेबिट में लिखनी है, और उसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपने क्रेडिट में लिख के राइट ऑफ करना है अगेंस्ट रियलाइजेशन। पहला काम तो आपको ये करना है। बहुत आसान सी बात समझा दी मैंने कि जो भी नॉन करंट एसेट सोल्ड आउट होगा, चाहे वो जितने में भी सोल्ड आउट हो, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है जो आपकी बैलेंस शीट में लिखी हुई है वो उसकी डेबिट में लिखेंगे और उसके डेप्रिसिएशन को क्रेडिट में लिखेंगे। और उसके बाद आपने जो सेल्स की हैं, उस सेल की है उस फर्नीचर की वैल्यू को, उसको बैंक के नाम से आप क्रेडिट में लिखेंगे, और यहाँ पर आप ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे कि जो बैंक में पैसा आया है ये फर्नीचर की वजह से आया है। कितना पेमेंट आई है? 5,000। इस तरह आपके पास जितने भी एसेट्स होंगे वो सारे एसेट्स को आप डेबिट में लिखेंगे और उनकी सेलिंग प्राइस को बैंक के अगेंस्ट में क्रेडिट में लिखेंगे। तो ये बात मुझे जरा आप लोग जवाब दीजिएगा, आप लोगों को ये बात समझ में आई? पहला पॉइंट समझ में आया, फिर दूसरे पॉइंट की तरफ जाऊंगा। जी समझ में आ गया। किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो बिल्कुल इस पॉइंट से मुतालिक कर सकता है। इंशाल्लाह ताला आपको बिल्कुल पक्का समझ में आ जाएगा जो लोग सुन रहे हैं मेरी बात गौर से। जी जनाब, डन। नेक्स्ट पॉइंट सुनिएगा जरा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर मिसाल के तौर पर मोटर व्हीकल है 30,000 की, अब वो कहता है कि ये मोटर व्हीकल जो है उसको किसी पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया। पार्टनर ए टेक ओवर
मोटर व्हीकल $25,000। अब पार्टनर ए ने जब टेक ओवर कर लिया तो इस बात का मतलब ये होता है कि पार्टनर जब ये मोटर व्हीकल बेची जा रही होगी तो इसकी कीमत लगी होगी मार्केट में 25,000। तो पार्टनर ए को ये मोटर व्हीकल पसंद आ गई है, कोई भी नॉन करंट एसेट, जरूरी नहीं है मोटर व्हीकल, तो पसंद आ गई तो पार्टनर कहेगा कि यार ये आप मार्केट में बेच रहे हो, इससे अच्छा मुझसे पैसे ले लेना, मेरे अकाउंट में एडजस्ट कर देना, आप ये मेरे अकाउंट से डिक्रीज कर दो पैसे और मोटर व्हीकल ये मुझे दे दो। तो फिर इसको कैसे करेंगे आप? बिल्कुल उसी तरह करेंगे आप। ओरिजिनल अमाउंट जो उस नॉन करंट एसेट का होगा मोटर व्हीकल जस्ट लाइक 30,000 और उसका डेप्रिसिएशन है तो क्रेडिट होगा हमेशा की तरह, और अगर डेप्रिसिएशन नहीं है तो डायरेक्ट फिर आप लिखेंगे बैंक कह रहा हूँ पार्टनर ए कैपिटल। ए कैपिटल आप यहाँ लिख देंगे, तो ए कैपिटल क्या ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा मोटर व्हीकल, ताकि याद रहे कि ये मोटर व्हीकल पार्टनर ए ने टेक ओवर की है अगेंस्ट 25,000। तो पार्टनर ए का कैपिटल के अगेंस्ट में आप रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड पर लिखेंगे बैंक के बजाय। तो इस बात को ये शो होगा कि मोटर व्हीकल का अकाउंट तो राइट ऑफ हो गया है, लेकिन उसके बदले में बैंक में पैसा नहीं आया, बल्कि जो बैंक जो उसकी मार्केट प्राइस लगी थी उतना पैसा पार्टनर ए ने देने को तैयार हो गया। तो पार्टनर ए अपने कैपिटल में से उसको रिड्यूस करके ये एडजस्ट कर रहा है और पार्टनर ए टेक ओवर कर रहा है मोटर व्हीकल, यानी कि पार्टनर ए कैपिटल डेबिट और मोटर व्हीकल क्रेडिट 30,000, और अगर कोई डेप्रिसिएशन है तो वो भी आपका क्रेडिट साइड पर आएगा। यहाँ तक दूसरी बात समझ में आती है? यस और नो कर दीजिएगा प्लीज। मेरे पास हेडफोन नहीं है तो मुझे आपकी आवाज वैसी सुननी पड़ेगी। डन हो गया दूसरा पॉइंट? जी सर समझ आ गया। ओके अच्छा जी, अब दूसरा पॉइंट भी हो गया। अब हम एक और बात करते हैं, जब भी कोई बिजनेस डिसॉल्व होता है तो उसकी कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस भी बाकायदा देना पड़ते हैं। एफिडेविट बनता है या कोई वकील वगैरह हायर होता है, एडवोकेट वगैरह, तो उसकी कुछ चार्जेस होते हैं, तो उसको हम कहते हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंस। और कोई अदर एक्सपेंस को डिसोल्यूशन एक्सपेंस या रियलाइजेशन एक्सपेंस भी बास जगह पर लिखा आया है। इसका मतलब होता है लीगल डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस और अदर चार्जेस। तो अगर कोई आपने पेमेंट की है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस की पेमेंट की है, तो डिसोल्यूशन एक्सपेंस जो आपने पे किए हैं उससे आपका रियलाइजेशन अकाउंट के अकाउंट में डेबिट में चला जाता है, क्योंकि ये डेबिट साइड आपका लॉस साइड होती है और क्रेडिट साइड आपका प्रॉफिट साइड होती है। ये आपको पहले भी बताया जा चुका है रीएवैल्यूएशन में, क्योंकि ये आपका टेम्परेरी अकाउंट होता है। तो अगर डिसोल्यूशन एक्सपेंस दिया हुआ है तो आप डिसोल्यूशन एक्सपेंस को बैंक के नाम से डेबिट साइड पर लिखते हैं और ब्रैकेट में डिसोल्यूशन एक्सपेंस लिखते हैं, ताकि ये क्लियर हो जाए कि ये डिसोल्यूशन एक्सपेंस के अगेंस्ट में आपने रियलाइजेशन को डेबिट किया लेकिन पेमेंट आपसे गई है, सपोज दैट 5,000, तो आपने 5,000 की है पेमेंट की है। तो इन बातों को आपने जरा 3 पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। कोई ऐसा की प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये पॉइंट नंबर 3 समझ में आया है बच्चों? जी सर। ओके डन। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर 4 में वो आपसे कहता है कि आपका जो है सपोज दैट ट्रेड रिसीवेबल है, कस्टमर से जो पैसे लेना थे, जाहिर बात है जो आपका ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट होता है वो बेचा तो नहीं जाता ना, वो तो कस्टमर से कलेक्शन करनी होती है। तो ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट सपोज दैट कि आपका 20,000 है और उस पर जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है वो 5,000 है। इसी तरीके से ट्रेड पेबल का अकाउंट जो है वो आपका 35,000 है या 30,000 है जो बैलेंस शीट में लिखा है। अब वो आपसे कहता है कि ट्रेड रिसीवेबल अमाउंट जो है वो आपने कलेक्ट कर लिया, रिसीव कर लिया फ्रॉम कस्टमर, सपोज दैट कि आपने किया 13,000, तो ट्रेड रिसीवेबल कलेक्टेड 13,000 और ट्रेड पेएबल पेड $27,000। तो ये अगर आपको कहता है तो हम ट्रेड रिसीवेबल को और ट्रेड पेएबल को कैसे राइट ऑफ करेंगे अगेंस्ट रियलाइजेशन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, तो देखिएगा जरा।
तो अगर ट्रेड रिसीवेबल है तो एसेट्स हैं, आप सबसे पहले एसेट्स को आप डेबिट में लिख लेंगे, ट्रेड रिसीवेबल का ओरिजिनल अमाउंट, एसेट्स जब भी राइट ऑफ होंगे उसके ओरिजिनल अमाउंट डेबिट साइड पर आएगा, ये जरा याद रखिएगा। तो ट्रेड रिसीवेबल था सवाल में 20,000, तो आपने 20,000 का ट्रेड रिसीवेबल डेबिट में लिखा और उसके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को फॉरेन क्रेडिट में लिख दिया 5,000, बिल्कुल उसी तरह। और अब आपके पास जो पैसा बैंक में आया वो आपने रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिख दिया, मतलब रियलाइजेशन क्रेडिट और बैंक डेबिट। तो ये बैंक के जो क्रेडिट साइड पर लिखा हुआ है इसका मतलब है ये बैंक में पैसा आ रहा है, और यहाँ पर जो बैंक डेबिट साइड पर लिखा है डिसोल्यूशन के अगेंस्ट, इसका मतलब है रियलाइजेशन के अगेंस्ट में हम पेमेंट कर रहे हैं, बैंक से पैसा जा रहा है। तो ऐसा ना हो अभी समझे बैंक क्रेडिट हो रहा है, कि बैंक क्रेडिट साइड पर है रियलाइजेशन की वजह से, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट है बैंक की वजह से। तो बैंक से अब हम कितने पैसे हमें मिले थे ट्रेड रिसीव के अगेंस्ट में 13,000, तो जो पैसे हमें मिले ब्रैकेट में ट्रेड रिसीव लिखते हैं ताकि याद रहे आखिर के अंदर कि कहाँ कहाँ से पैसा आया और गया, ये 13,000। अब ये ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बिल्कुल उसी तरह राइट ऑफ हो गया जैसे मैंने नॉन करंट एसेट समझाए थे। अब ट्रेड पेबल है, अब ट्रेड पेबल की नॉर्मल साइड क्या होती है, क्रेडिट, तो जाहिर बात है फिर आप उसको ट्रेड पेबल को आप ओरिजिनल अमाउंट, क्योंकि वो एसेट्स नहीं है लायबिलिटी है, आप क्रेडिट में लिख देंगे। तो ट्रेड पेबल का ओरिजिनल अमाउंट जो भी लायबिलिटी क्रेडिट साइड पर आएगा और उसके अगेंस्ट में जो पैसा आपने पे किया है वो डेबिट साइड पर आ जाएगा, क्योंकि ये पेमेंट आपके पास से जा रही है अगेंस्ट रियलाइजेशन। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे ट्रेड पेबल और बैंक के अगेंस्ट में ही लिख देंगे 27,000। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया? जी सर। अगर किसी को चीज पूछनी है तो बिल्कुल पूछे, जोर से बोलना पड़ेगा आपको। सैयद अब्दुल्ला, अब्दुल्ला बेटा तुम्हें क्या चीज समझ में नहीं आई? तुमने नो सर बोला है ना, कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया अब्दुल्ला? अब्दुल्ला सर मैं देख रहा हूँ चैट में क्या लिखा है तुमने, सर बैंक वाला एमवीपी के नीचे वाला। अच्छा, बैंक वाले तो बहुत सारी चीजें लिखी है, मैं दोबारा कौन सा पॉइंट है मैं भी रिवीजन कर देता हूँ, ओवरऑल। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में आए तो दोबारा पूछ लीजिएगा, कोई इशू नहीं। अच्छा है, कल जब मैं फिजिकली कराऊंगा तो जो स्टूडेंट्स अभी क्लास ले रहे हैं उनको बहुत अच्छा क्लियर होगा। मैंने बताया सर कि रेजोल्यूशन में कोई कुछ सर कह रहा है? जी सर, मैं सासाराम कह रहा था कि वो आप पीछे की वर्किंग दिखा सकते हैं जो पीछे वाले पेज पे गई है, ऑपोजिट पेज में, वो आप समझा सकते हैं दोबारा ज़रा? ये वाला ना? जी, वो कैसे हाँ निकालेंगे? बेटा मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ना सारा, चलिए अच्छे से। सुना होगा। मैं पूरा लेक्चर रिपीट कर रहा हूँ, उसमें जो जो पॉइंट किसी के मिस हुए होंगे ना तो वो क्लियर हो जाएंगे, वरना नोट डाउन कर लो अपने पास कि ये पॉइंट सर से दोबारा पूछना है, फिर दोबारा पूछ लेना। मैं लेक्चर दोबारा दे रहा हूँ सारा ही, क्योंकि आप एंड ये रियलाइजेशन अकाउंट अच्छा हो जाएगा तुम लोगों का, फिर सुनोगे तो। रेडी? देखें, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन के वक्त पार्टनर्स ये तय करते हैं कि हमारे पास बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज हैं उनको राइट ऑफ कर दिया जाए। राइट ऑफ करने के लिए पार्टनर्स क्या करते हैं कि सोल्ड आउट करते हैं, अपने जितने भी नॉन करंट एसेट्स होते हैं उसको सोल्ड आउट करते हैं। तो नॉन करंट एसेट जब सोल्ड आउट करते हैं तो कुछ नॉन करंट एसेट्स किसी पार्टनर को अगर समझ में आ जाए कि वो टेक ओवर करना चाहता है तो वो सोल्ड आउट में कैश की जगह पर वो अपना कैपिटल डिक्रीज कराकर वो टेक ओवर कर लेता है। तो अगर कोई नॉन करंट एसेट पार्टनर जो है वो सोल्ड आउट करते हैं तो उसको सोल्ड आउट करने का तरीका ये होता है कि सवाल में जैसे मिसाल के तौर पर आपको फर्नीचर जो है, हेलो हेलो वालेकुम सलाम, जल्दी से बोलो क्लास में हूँ। हाँ जी, सॉरी आप, हेलो, हाँ क्लास में हूँ, जल्दी से बोल दो। भाई कोई फोन आ रहा है, जरा मैं एक कॉल सही कर लूँ, 1 मिनट वेट कीजिएगा जरा।
अच्छा भाई, सॉरी यार डिस्टरबेंस का। मैं बात कर रहा था कि जितने भी हमारे डिसोल्यूशन के वक्त हम नॉन करंट एसेट्स को सोल्ड आउट करते हैं, उन सोल्ड आउट करने के दो तरीके होते हैं। एक तो हम सोल्ड आउट करते हैं या कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेता है। तो और सुनाई बात, अब हम उसको राइट ऑफ करने का तरीका ये है कि जो भी बैलेंस शीट में वो नॉन करंट एसेट की वैल्यू लिखी है वो हम उनको डेबिट में लिख लेते हैं। जो भी ओरिजिनल अमाउंट है वो डेबिट में लिख लेते हैं और उसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट में लिख लेते हैं, जिस तरह मैंने अभी बताया। और उसके बाद वो जितने में सोल्ड आउट हुई है वो बैंक के अगेंस्ट में क्रेडिट में लिख देते हैं। बस ये आपने प्रोसीजर अडॉप्ट करना होता है। बिल्कुल यही प्रोसीजर अगर किसी भी नॉन करंट एसेट को कोई पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो हम उस नॉन करंट एसेट की ओरिजिनल वैल्यू को उसी तरह डेबिट में लिखते हैं, उसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन उसी तरह क्रेडिट में लिखते हैं, और पार्टनर जिस वैल्यू पर उसको टेक ओवर कर रहा है वो सवाल में दी होती है, उससे उस पार्टनर के कैपिटल के नाम से उसको क्रेडिट में लिख दिया जाता है। तो उससे ये बात जाहिर होती है कि वो पार्टनर का कैपिटल डिक्रीज हो रहा है। ये पहला पॉइंट था जो मैंने आपको समझाया था। दो पॉइंट थे, मतलब दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट ये था कि अगर कोई कस्टमर से पैसे लेना है ट्रेड रिसीवेबल के अगेंस्ट में और वो ट्रेड रिसीवेबल 20,000 है और उसका ऑलरेडी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000 है, तो और उसके बदले में पैसे आपको जितने मिल रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से आप करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल एसेट्स हैं उनको हम डेबिट में लिख लेते हैं और कॉन्ट्रा एसेट्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को हम क्रेडिट में लिख लेते हैं, और उसके बाद उसके अगेंस्ट में कस्टमर से जो टोटल पैसा रिसीव्ड हो रहा है वो बैंक के अगेंस्ट में क्रेडिट में लिख देते हैं। आखिरी पॉइंट मैंने बताया था कि इसी तरीके से जो हमारी लायबिलिटी होती है, क्योंकि वो लायबिलिटी होती है तो उसको डिक्रीज करते हैं, तो डेबिट करते हैं और उसके अगेंस्ट में पेमेंट कर देते हैं। तो सपोज दैट हमारी कोई लायबिलिटी है, जैसे ट्रेड पेबल है, वो 30,000 है, तो जिस तरह हम एसेट्स की ओरिजिनल वैल्यू को डेबिट साइड पर लिखकर खत्म कर रहे थे, इसी तरह ट्रेड पेबल क्योंकि लायबिलिटी है तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू को हम क्रेडिट साइड पर लिखेंगे ताकि वो खत्म हो जाए, और उसके बदले में जो पेमेंट हम कर रहे हैं चाहे ज्यादा या कम उसको हम बैंक के अगेंस्ट में रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखेंगे। इसका मतलब होगा कि रियलाइजेशन के अगेंस्ट में हमने ये पेड कर दिया अमाउंट, ये पैसा बैंक से जा रहा है 27,000। तो इस तरह हमारे रियलाइजेशन अकाउंट के कुछ अमाउंट डेबिट साइड पर आ जाएंगे और कुछ अमाउंट क्रेडिट साइड पर आ जाएंगे, और हम फिर उसी तरीके से ये चेक करेंगे कि हमें जो है ओवरऑल पार्टनर्स को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर डेबिट साइड एक्सेस होगी तो इसका मतलब है ओवरऑल लॉस हुआ, अगर क्रेडिट साइड एक्सेस होगी तो ओवरऑल इसका मतलब है कि प्रॉफिट हुआ। अब आप सवाल कर सकते हैं, तो मैंने रिवीजन कर दिया ये। जी बेटा, आई एम वेटिंग। क्लियर हुआ पॉइंट? सर जी जी बोले, मैं सुन रहा हूँ। सर जैसे आपने कहा है कि ट्रेड रिसीवेबल डेबिट पे लॉस वो रिकॉर्ड होगा, लेकिन ट्रेड रिसीवेबल के तो अभी आपको पैसे नहीं मिले, लेकिन आपको 13,000 तो मिल गए। आपने 13,000 का आपको वो हो गया, मतलब कि आपने प्रॉफिट की तरफ लिख दिए। तो अब तो सिर्फ 7,000 रुपए रहते हैं ना मिलने को, तो हमने सिर्फ 7,000 से रिकॉर्ड करना चाहिए लॉस। हम पूरा 20,000 क्यों अच्छा लिख रहे हैं? हाँ बेटा, हमें लॉस और प्रॉफिट नहीं लिख रहे हैं इस वक्त। हम लॉस और प्रॉफिट तो इसके डिफरेंस से ऑटोमेटिकली निकलेगा। जैसा कि बहुत अच्छा सवाल किया, सुनना जरा आप भी। ट्रेड रिसीवेबल हो या ट्रेड पेबल हो या फर्नीचर हो या मोटर व्हीकल हो, कोई भी एसेट हो या कोई भी लाइबिलिटी हो, हम उसका प्रॉफिट और लॉस नहीं शो कर रहे, हम उसको ओरिजिनली तौर पर राइट ऑफ कर रहे हैं। ट्रेड जैसे फर्नीचर की ओरिजिनल अमाउंट 10,000 था, चाहे वो बिका कितने में भी बिका हो, लेकिन उसको हम 10,000 से डेबिट में लिख रहे हैं, और उसके डेप्रिसिएशन क्योंकि वो क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट में लिखने के बाद जो पेमेंट हम कर रहे हैं वो पेमेंट हमने जो हमें पेमेंट रिसीव्ड हो रही है वो हम बैंक के अगेंस्ट में लिख रहे हैं। इसी तरह जैसे तुमने, मैं डायरेक्टली तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूं, ट्रेड रिसीवेबल की बात तुमने की, तो ट्रेड रिसीवेबल का ओरिजिनल अमाउंट था सपोज दैट 20,000, तो 20,000 जो आपका डेबिट में लिखा हुआ था हमने उसको एंट्री कर दी रियलाइजेशन डेबिट, और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट 20,000, तो रियलाइजेशन को डेबिट किया हमने, ट्रेड रिसीवेबल को खत्म कर दिया, जीरो कर दिया। अब ट्रेड रिसीवेबल से कोई पैसे नहीं मिलना है। इसी तरीके से उसका जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स था वो भी नहीं मिलना है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की नॉर्मल साइड क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को डेबिट किया, रियलाइजेशन को क्रेडिट किया है, तो ये रियलाइजेशन की पोस्टिंग हो रही है। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी खत्म हो गया, उसके अगेंस्ट में आपके पास जो पैसे आए वो कितने आए?
वो आपके पास 13,000 आए। तो जो पेमेंट रियलाइजेशन के अगेंस्ट में आई आप वो लिख रहे हैं बैंक डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट अगेंस्ट ट्रेड रिसीवेबल। तो जो ओवरऑल अगर हम सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल की बात करें तो वो सुन लीजिए, आपको कस्टमर से टोटल लेना थे 20,000, उसमें से 5,000 तो वैसे ही डूब रहे थे, अब एक्सपेक्टेड थे पैसे 15,000, उस 15,000 में से आपको 13,000 मिल गए, तो इसका मतलब है कि आपको 2,000 का लॉस हुआ। वो 2,000 का लॉस ऑटोमेटिकली बाकी तमाम चीजों के साथ एडजस्ट होकर ओवरऑल रिकॉर्ड हो जाएगा। तो हम रियलाइजेशन में ओवरऑल पूरी फर्म का प्रॉफिट और लॉस निकाल रहे होते हैं। इस वजह से इंडिविजुअल जितने भी नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स जो हम मार्केट में बेच रहे होते हैं, इन्वेंट्री भी होती है करंट एसेट में, वो भी हम सोल्ड करते हैं। तो इन्वेंट्री भी जैसे 10,000 की है तो इन्वेंट्री 10,000 की हम डेबिट में लिखेंगे। सपोज हमने उसको 12,000 में बेचा तो हम क्रेडिट में 12,000 लिखेंगे, हमने 6,000 का बेचा हम क्रेडिट में 6,000 लिखेंगे। तो डिफरेंस अमाउंट खुद ब खुद प्रॉफिट और लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा ओवरऑल। आगे समझ में अब बात? सर ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का क्या है, मतलब क्रॉस रेफरेंस करके दिखा दें टी अकाउंट में। हाँ ये बात थी ना, ये देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और ट्रेड रिसीवेबल, ये आपका आ गया ट्रेड रिसीवेबल, ये आपका आ गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और ये आपका आ गया रियलाइजेशन। मैं डेबिट क्रेडिट जर्नल एंट्री भी बता सकता हूँ आपको। अब ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट में सपोज दैट पहले से लिखे हुए थे 20,000 और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के अकाउंट में लिखे हुए थे 5,000, ये लिखे हुए थे, नजर आ गया? 5,000 क्रेडिट में, प्रिंसिपल के डेबिट में 20,000 है। अब हमें इसको करना था खत्म, जीरो, और उसके अगेंस्ट में हमारे पास पैसे आ रहे थे 13,000, उसके अगेंस्ट में पैसे आ रहे थे 13,000। तो अब हमने क्या ऐसा किया कि ट्रेड रिसीवेबल को खत्म भी करना है, तो हमने ट्रेड रिसीवेबल को 20,000 से खत्म करना है तो 20,000 से क्रेडिट किया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को डेबिट किया 5,000 से अगेंस्ट रियलाइजेशन, मैं आर लिख देता हूं ताकि समझ में आए, रियलाइजेशन के अगेंस्ट। तो रियलाइजेशन के अगेंस्ट में जब हमने इनको खत्म किया तो जाहिर बात है ट्रेड रियलाइजेशन को जब हम डेबिट करेंगे तो ट्रेड रिसीवेबल के अगेंस्ट में हमने 20,000 से इसको खत्म किया और 5,000 से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को खत्म किया। अब उसके अगेंस्ट में हमारे पास जो पैसा आया बैंक में आया वो 13,000 आया, वो भी रियलाइजेशन के अगेंस्ट में आया, तो इसलिए हमने बैंक के अगेंस्ट में 13,000 रियलाइजेशन कर दिया। इसको और अच्छे तरीके से एक और जर्नल एंट्री करके समझाता हूँ। ये देखो ट्रेड रिसीवेबल की एक एंट्री कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा। आपने अब जरा मेरे सवाल का जवाब देते रहना। हमारे पास टोटल कस्टमर से जो पैसे लेना थे वो कितने लेना थे, जल्दी से बताओ? 20,000। 20,000। अच्छा मिले कितने? 13,000। 13,000। तो हम बैंक में आ गए पैसे 13,000, ये देखो बैंक डेबिट 13,000, अब खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। बैंक में पैसे आ गए 13,000 और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को हम क्लोज करेंगे अब। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट कितना था? 5,000 क्रेडिट था ना, जी। डेबिट कर दिया, जो जीरो करना था ना उसको। अब एक लाइन खाली छोड़ रहा हूं मैं बीच में, और ट्रेड रिसीवेबल था आपका 20,000, ये हमने खत्म। ये देखो जर्नल एंट्री, यही पोस्टिंग की है मैंने। अब ट्रेड रिसीवेबल 20,000 से क्रेडिट हो गया, उसके अगेंस्ट में 13,000 आए और 5,000 पहले से डूब चुके थे। अब डेबिट साइड का अमाउंट का टोटल करो कितना आ रहा है? 18,000, और क्रेडिट साइड पर कितने? 20,000। इसका मतलब ये हुआ कि 20,000 में से हमारी 18,000 की एडजस्टमेंट हुई है और अभी 2,000 का एडजस्टमेंट में बाकी है। वो 2,000 डेबिट में जो आएंगे वो रियलाइजेशन अकाउंट के अगेंस्ट में रिकॉर्ड होंगे, यानी कि ये जो ओवरऑल 2,000 का लॉस हुआ है तो आपको इसका मतलब है कस्टमर से 2,000 नहीं मिले, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑलरेडी लॉस होता है, तो 7,000 ओवरऑल। अगर हम 20,000 में से बात करें 13,000 मिले और 7,000 नहीं मिले, 5,000 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के अगेंस्ट में नहीं मिले और 2,000 हमारे वैसे ही कस्टमर खा गए, तो ये बैड डेट्स हो गए। तो ये बैड डेट्स वगैरह हम रिकॉर्ड नहीं करते एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, ये सारी चीजें रियलाइजेशन के अगेंस्ट में क्लोज हो जाती हैं और उसको पार्टनर्स के कैपिटल में लॉस और गेन के तौर पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब आया प्रोसीजर समझ में? जी सर। सर लोन इसके अंदर आएगा? क्या बेटा? लोन? लोन? हाँ हाँ बिल्कुल, जी। लायबिलिटी है ना, बता तो दिया था मैंने। लायबिलिटी जैसे ट्रेड पेबल है ना, इसी तरीके से आपने अगर कोई लोन लिया है तो वो लोन जो है वो बिल्कुल आएगा लोन। इसी तरह हम क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, जो पेमेंट हमने लोन की कर दी है वो आएगा। क्लियर हो गई? अच्छा इसमें एक और मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आना चाह रहा था, वो आपने सवाल किया तो अच्छा समझ में आ गया, यहाँ तक फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आऊँ मैं।
जी सर आ गया। अच्छा, एक लोन तो होता है जो हम बैंक से लेते हैं, नॉर्मल बैंक से लोन लिया हुआ है, लोन लिया। एक लोन वो भी होता है ना, तुम्हें याद होगा, जो पार्टनर ही अपने कंपनी को लोन देता है, याद आया? जी जैसे 3 पार्टनर हैं एबीसी, अब सी ने जो है अपनी कंपनी को 1 लाख रुपए का लोन दिया हुआ था। अब वो लोन कैसे खत्म होगा? तो वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट हो जाएगा, यानी कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हम क्या कर देंगे, उस लोन के अमाउंट को क्रेडिट कर देंगे, तो लोन अकाउंट खत्म हो जाएगा। तो अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया हुआ है, या फिर हम इधर भी खत्म कर सकते हैं, जैसे ये लोन था 1 लाख रुपए का, हमने लोन को क्रेडिट साइड पर लिख दिया, मतलब रियलाइजेशन के अगेंस्ट में, और डेबिट साइड पर क्या लिख देंगे हम, पार्टनर सी कैपिटल। इस बात का मतलब क्या होगा कि ये पार्टनर सी के अगेंस्ट में रिकॉर्ड कर दिया गया लोन। तो लोन को जब हम वापस करते हैं, अगर किसी पार्टनर ने दिया हो, तो जाहिर बात है वो लोन खत्म होता है, लेकिन उसको पार्टनर के कैपिटल में क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, ताकि जब हम आखिर में पेमेंट करें, एडजस्टमेंट करें, तो वो पैसे उसको मिलाकर फारिग कर दें। तो आखिर में जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो वो सारे क्लोज हो जाएंगे अगेंस्ट। अच्छा, इसमें सबसे अच्छी बात पता है क्या, डिसोल्यूशन के चैप्टर में, बैंक और कैपिटल का अकाउंट आखिर में सेम आएगा। अगर 1 रुपए का भी फर्क आ गया, यानी कि $1 का भी फर्क आ गया, तो इसका मतलब है आपने कोई गड़बड़ की है। तो आप अगर शुरू से प्रोसेस में कोई गड़बड़ करेंगे, तो आखिर में बैंक और पार्टनर्स कैपिटल का अकाउंट इक्वल नहीं आएगा। तो कोई इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है, बस कॉन्सेप्ट हैं। तो पहले आज, क्योंकि रियलाइजेशन के ऊपर मैं फोकस करके लेक्चर देना था आज मुझे, तो पहले दिन मैं देता ही रियलाइजेशन को हूँ, क्योंकि रियलाइजेशन ही समझ में आएगा तो बाकी सब चीजें समझ में आ जाती है। अब बताओ, रियलाइजेशन में कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो पूछ लो भाई। सर ये कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे? बेटा ये तो आपको पता है ना, 30 में भी आ सकता है और 15 में भी आ सकता है। नहीं इसके पार्ट का। ये रियलाइजेशन पार्ट अकाउंट जी आमतौर पर कितने 10 नंबर का आता है। रियलाइजेशन अकाउंट 11 नंबर का भी आया है, 10 का भी आया है। सर आज इस एक काम पिक्चर करो आप ना, व्हाट्सएप पे कर दें। हाँ बेटा मैं भेज दूँ। एक काम करो ना, आज ये तो मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ, बहुत मजा आएगा। आज आप रेजोल्यूशन का कोई सा भी सवाल उठाओ और उसका सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ। जो मेरा लेक्चर था वो आपको पूरा किताब में नजर आ जाएगा सवाल पढ़ते वक्त, इंशाल्लाह। सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाना, और कुछ नहीं बना सकते अभी आप। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करना बस। कल हमारी फिजिकल क्लास है ना? जी सर। तो कल इंशाल्लाह ताला फिजिकल क्लास में तो वैसे ही, अब जो आप लोग मेरा लेक्चर सुन रहे हो, आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा, और वैसे भी फिजिकल क्लास में शायद ज्यादा क्लियर हो जाता है। एक एक करके स्टूडेंट भी भाग गए। फिजिकल क्लास में ही पढ़ने में फायदा होता है, इनका ऑनलाइन में पढ़ते ही नहीं है। बहरहाल चलो, तुम लोगों को फायदा हो गया तो बताओ। अच्छा, अब आखिरी बात जो हम करना चाह रहे थे, ये मैं पिक्चर भेज दूंगा अभी, या इसकी स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। नहीं सर वो फिर वो क्लियर नहीं आएगा, आप भेज दीजिएगा। मैं तो ऐसे ही रफ पेज लेके बैठ गया था। एक्चुअली मुझे आज समझ में आ रहा था कि मैं आज फिजिकल क्लास लूंगा, तो आज मैं कोई ऐसे ही आया बस कि मोबाइल जिम में था मेरी, तो सुमेरा ने कहा कि आपको क्लास आज ऑनलाइन लेनी है। तो मैंने टाइम टेबल दिया होगा, दरअसल मेरे ध्यान में था कि अब सारी फिजिकल क्लास, इस वजह से मैं टैब वगैरह ले आता ना अपना, तो फिर प्रॉपर मैं आपको ऑनलाइन क्लास में पढ़ा देता, और मैं रात को भी फिर मैसेज करके आपको ज़हनी तौर पर तैयार करता कि ऑनलाइन में ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, इस तरह तैयार है ना, वगैरह वगैरह। चलो खैर, अब देख लूंगा मैं। बहरहाल जो लोग बैठे हुए थे उनका फायदा हुआ होगा इंशाल्लाह ताला। तो रियलाइजेशन अकाउंट का मकसद क्या होता है कि आप अपने तमाम एसेट्स और लायबिलिटीज को राइट ऑफ करते हैं अगेंस्ट बैंक अकाउंट और अगेंस्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अगेंस्ट में जब राइट ऑफ करते हैं, जब कोई पार्टनर किसी एसेट को टेक ओवर कर लेता है, और बैंक के अगेंस्ट में राइट ऑफ कब करते हैं, जब आप उस एसेट को सोल्ड आउट करते हैं, बस। और आपने कोई प्रॉफिट और लॉस आखिर में कैलकुलेट करना होता है। वो एक छोटा सा बता देता हूँ। जैसे ये रियलाइजेशन अकाउंट है, अब यहाँ 100 रुपए लिखे हैं डेबिट में और क्रेडिट में लिखे हैं 80, तो इसका मतलब क्या हुआ, लॉस हो गया 20 का। तो 20 का जो लॉस है, वो 20 का लॉस डायरेक्टली लिखेंगे, बल्कि 10-10 अगर ए और बी दो पार्टनर हैं, तो ए कैपिटल और बी कैपिटल के अगेंस्ट में, जैसे मैंने रीवैल्यूएशन में समझाया था, ऐसे क्लोज हो जाएगा। इस बात का मतलब होगा कि लॉस जो है वो शेयर हो गया है बराबर बराबर, ए को 10 रुपए का और बी को 10 रुपए का। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम ये डेबिट साइड पर $10 लिख देंगे। बिल्कुल इसके वाइस वर्सा, अगर रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर $100 हैं,
और डेबिट साइड पर $80 हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रेडिट साइड ग्रेटर देन है डेबिट साइड से, तो वो आपको प्रॉफिट हो गया ओवरऑल। तो उस प्रॉफिट को जो शेयरिंग रेशियो होगी वो पार्टनर्स के कैपिटल के अगेंस्ट में क्लोज कर देंगे। इसका मतलब होगा कि जब यहाँ डेबिट कर रहे हैं तो पार्टनर्स के कैपिटल वहां पर क्रेडिट हो जाएंगे। तो बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है ये, कैलकुलेशन बेस्ड, बड़ा मजा आता है इसको पढ़ाने में भी और पढ़ने में भी। और वो इंशाल्लाह मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि मैं आपको इतने डीप कॉन्सेप्ट दे दूंगा कि आपको इंशाल्लाह A2 के लेवल पे भी कोई मुश्किल नहीं लगेगा। कोई सवाल? ठीक है, मैं ये व्हाट्सएप कर रहा हूँ। ठीक है भाई, इजाजत दें मुझे अब, आप क्योंकि स्टूडेंट तो बचे ही नहीं है। साथ सलाम, समझ में आया कुछ? ये बहुत जी अच्छी सर। बात है कि तुम सुन रहे थे लेक्चर को। अब हाँ माशाल्लाह तुम अब पिक करना शुरू कर दिया है, बीच में बिल्कुल ऑफ नहीं होना। मुझे बड़ी खुशी है कि तुमने हल्का हल्का पिक करना शुरू कर दिया है। बस अब ये अगर तुमने रिदम तोड़ दिया ना अपना, तो बेटा बहुत लॉस हो जाएगा। जहां से जो बात समझ में नहीं आ रही, मुझे पकड़ के मुझे पूछो, ठीक है? सही है सर, सेट। ओके ओके, अल्लाह हाफिज।